सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने इस चैप्टर को शुरू किया था, है ना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि हम लोग प्रीवियस क्लास में क्या क्या सीखे थे। सबसे पहले तो ये सीखे थे कि क्षेत्रफल होता क्या है ना। कोई अगर तुमसे ये पूछे कि बताओ एक रेक्टेंगल है 6 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर चौड़ा, उसका एरिया कितना होगा, झट से बता दोगे कि 6 इंटू 3 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही बता दोगे। लेकिन अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ क्षेत्रफल क्या होता है अपने आप में, यानी लेंथ, है ना, लंबाई यानी लेंथ, इसके बारे में कहा जाता है कि दूरी क्या होता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो फील होता है उसी को दूरी कहते हैं, है ना। तो दूरी की माप, लंबाई क्या है, तो मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, दूरी की माप। उसी तरह तुमसे पूछ रहे हैं कि बताओ क्षेत्रफल क्या होता है। जब तक ये फीलिंग नहीं आएगा तब तक पढ़ने का क्या फायदा, है ना। देखो बहुत सिंपल है। 8 क्लास के मैथमेटिक्स में क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन पढ़ाना बहुत सिंपल है। चार्टो फॉर्मूला रट्टा मारो और एक्सरसाइज फट से बनकर तैयार हो जाएगा। क्या इसी को पढ़ाई करते हैं? जब तक आप फील नहीं किए किसी टॉपिक को, आप उससे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, उसका आप यूज करने नहीं जान पा रहे हैं, तब तक पढ़ाई का क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है ना। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरिया। क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है, समझाइए कोई। तो देखो सिंपल सा बात एकदम क्लियर रखना। जैसे दूरी का माप को लंबाई कहते हैं ना, उसी तरह से सतह का माप को क्षेत्रफल कहते हैं। सतह का माप को क्षेत्रफल कहते हैं। कहीं भी कोई सतह है, जैसे कि ये बोर्ड है, इसके ऊपर एक सतह बन गया है। सतह अपने आप में लंबाई तो नहीं है, ये अपने आप में एक अलग चीज है। इसको कोई लंबाई नहीं कह सकता है। कभी नहीं कहा जा सकता है कि 4 मीटर सतह है। 4 मीटर सतह तो हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? 4 मीटर सतह क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 4 मीटर लंबाई का यूनिट है। 4 मीटर कोई चीज लंबा हो सकता है। 4 मीटर का कोई स्टिक हो सकता है, धागा हो सकता है, रस्सी हो सकता है, तार हो सकता है। लेकिन बोलोगे कि सर ये बोर्ड 4 मीटर है, ये समझने वाली बात ही नहीं होगी। हो सकता है इस बोर्ड का ये बोर्ड मान लो ऐसा है, तो हो सकता है कि ये 4 मीटर हो, तो उससे ये तो तय नहीं होता है ना कि ये कितना हो गया। इसका तो अंदाजा नहीं लग रहा है ना। लंबाई मान लो 4 मीटर होगा तो चौड़ाई का तो अंदाजा नहीं लग रहा है 4 मीटर बोल देने से। अगर चौड़ाई 4 मीटर कह दे रहे हैं तो उससे लंबाई का तो अंदाजा नहीं लग रहा है। इसलिए सतह अपने आप में एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है और उसी को मापते जो हैं हम लोग, मेजरमेंट ऑफ सरफेस। सतह क्या है? मेजरमेंट ऑफ सरफेस। क्षेत्रफल क्या होता है? सतह का माप यानी मेजरमेंट ऑफ सरफेस। लंबाई क्या होता है? दूरी की माप यानी मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। दोनों में यही मूल अंतर होता है और जिसको समझना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब सवाल यह है कि सतह का माप, पिछले क्लास में सब खूब बात हुआ है। दिक्कत यह है कि विंटर के कारण थोड़ा स्कूल बंद हो गया तो आप लोग का पढ़ाई से कनेक्शन टूट गया। तो आज आप लोग एकदम चुपचाप मौन साधु की तरह बैठे हुए हैं। पिछले क्लास में बात हुई थी एक और, कि बचपन से आप लोग काम करते आए हैं कि जब भी क्षेत्रफल का मान निकला है, यानी एरिया का मान जब भी आपने निकाला, उसका एक खास एक विशेषता उसमें रही है, एक खासियत रही है कि वो इस तरह से आता है 25 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके, 48 फीट स्क्वायर,
या स्क्वायर फुट लिखा हुआ भी रहता है, या फिर ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है 25 स्क्वायर मीटर। ठीक है, 25 स्क्वायर मीटर। कहीं लिखा हुआ रहेगा 12 स्क्वायर फुट, या FT लिख देता है तो फुट समझा जाता है, फुट। 15 स्क्वायर मीटर ऐसे भी लिखा रहता है। तो लिखने का अलग अलग तरीका हो सकता है, लेकिन हर बार तुम देखते होगे ये स्क्वायर वाला मामला आ जाता है। ठीक है, तो पिछले क्लास में इसके ऊपर भी बात हुआ था कि ये स्क्वायर वाला मामला क्यों आता है। 1 स्क्वायर फीट लिखा हुआ है, या फिर 1 स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है, या 1 स्क्वायर सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो उसका क्या अर्थ समझेंगे हम, इस बारे में भी बात किए थे, है ना। तो देखो ये सारी बातें पहले से हो चुकी हैं। इवन ये चैप्टर तो छोड़ो, जब हम स्क्वायर पढ़ा रहे थे आप लोगों को, वर्ग और वर्गमूल, है ना, वर्ग और वर्गमूल, तो हमने उसमें एक बात कही थी आपसे कि कहीं पर भी 4 के पावर 2 है, ठीक है, 4 टू द पावर 2, ये होता है 16, होता है ना। लेकिन इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि 4 स्क्वायर इक्वल 16, ऐसा पढ़ा क्यों जाता है। स्क्वायर अपने आप में एक ऐसा आकृति होता है ना, मतलब मोटा मोटी इस तरह का, तो हाथ से बना रहे हैं तो एग्जैक्ट नहीं बनेगा, मोटा मोटी इस तरह का आकृति होता है स्क्वायर। ठीक है, यहां पर है एक्सपोनेंट में पावर 2, तो ये पावर और ये स्क्वायर का क्या रिलेशन है, जो कि यहाँ पे स्क्वायर वर्ड यूज हुआ था। तो इसके ऊपर खास चर्चा हुआ था, बहुत मेहनत हुआ था उस चैप्टर में, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर में, वर्ग और वर्गमूल में, और वहीं पर बातें हुई थी, तब जाकर के हम लोग आगे बढ़े थे। तो आज फिर से हम उसको रिकॉल करते हैं। हालांकि पिछले क्लास में सब हुआ है, लेकिन बीच में छुट्टी के कारण हमको आज बहुत सारा मेहनत करना पड़ रहा है। कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि आपका चेहरा पर हवाई उड़े तो हमें भी पढ़ाने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। तो हम लोग अब थोड़ा सा चल रहे हैं उस चीज पर कि ये पावर 2 अगर कहीं पर है तो उसको स्क्वायर क्यों पढ़ते हैं। उसी से क्लियर हो जाएगा कि कोई भी सरफेस का एरिया निकालने में स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर फुट क्यों आता है। ठीक है ना, चलो देख लो एक बार क्या है मामला। मान के चले हैं कि कहीं मान लो 2 सेंटीमीटर का एक साइड है, एक रेखा है 2 सेंटीमीटर का, 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसा ही एक और रेखा है, मान लो 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। तो जब ऐसा साइड वाला, यानी कि 2 सेंटीमीटर ईच साइड वाला एक स्क्वायर बन के तैयार हुआ, ये क्या है अपने आप में, एक स्क्वायर है। ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये कितना है 2 सेंटीमीटर, और ये भी 2 सेंटीमीटर है। जाहिर सी बात है, अगर यहां 90 डिग्री बन रहा है सारा का सारा एंगल, तो क्या होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा और ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, इतना तो सबको पता है। ऐसी हालत में अगर हम लोग इसका सरफेस का मेजरमेंट लेने जाएंगे तो कैसे मेजर करेंगे इसको। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था अपने आप में कि दूरी तो ठीक है, चलो मीटर सेंटीमीटर में माप लेंगे, सरफेस को कैसे मापेंगे। तो वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ये 2 सेंटीमीटर है, तो इसको 2 बराबर भाग में बांट करके इसको ऐसे लाइन खींच लिए, बराबर काट लिए इसको, ठीक है। उसी तरह इसको भी क्या करेंगे कि ये 2 सेंटीमीटर का है तो 1 सेंटीमीटर पर इस तरह से बराबर बांट लिए। इस तरह से हम लोग को 4 स्क्वायर मिला है। कितना स्क्वायर मिला है, 4 स्क्वायर मिला है। और चारों स्क्वायर में ये खासियत देखो तुम, चारों स्क्वायर में कि हर स्क्वायर में, जैसे कि ये 1 सेंटीमीटर होगा ना,
ये टोटल 2 था, आधा पे तुमने खींचा है लाइन, डिवाइड किया आधा पर, तो ये 1 होगा, ये भी 1 होगा। इसको भी तुमने आधा पे बांटा था, ये वाला साइड को, तो ये 1 होगा, ये 1, तो ये जब 1 होगा तो ये भी 1 होगा। यानी कि ये 1 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर है। 1 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर है, तो 1 सेंटीमीटर साइड वाला एक स्क्वायर बन गया। नहीं, और ऐसा एक स्क्वायर नहीं है, सेम टू सेम स्क्वायर ये भी है, और सेम टू सेम स्क्वायर ये भी है, और सेम टू सेम स्क्वायर ये भी है। तो अगर इस पूरे सरफेस को हम देखने जाएंगे कि ये जो स्क्वायर है इसके अंदर कितना सरफेस है, ये जो स्क्वायर है इसके अंदर कितना सरफेस है, अगर इसका हम मेजरमेंट लेने जाएं तो हमें ये पता चलता है, इसका सरफेस का मेजरमेंट को क्या कहते हैं, एरिया यानी क्षेत्रफल कहते हैं ना। तो जब हम इसका मेजरमेंट लेने गए तो इसका मेजरमेंट का हमको ये पता चला कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग 4 पीस। ऐसा नहीं लग रहा क्या? 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग अगर 4 को लेंगे, वो जितना सतह छेक लेगा, वो जितना सतह घेरेगा अपने अंदर, जितना सरफेस होगा उसमें, वो कुल मिलाकर के इस स्क्वायर का सरफेस है। 1 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर जितना सतह छेकता है, वैसा वैसा 4 स्क्वायर के सरफेस के बराबर ये स्क्वायर का सरफेस है। इसका एक साइड कितना था, 2 था, दूसरा साइड कितना था, 2 था, और ये कितना आ रहा था, 4 आएगा। तो सबको पता है कि 2 to the power 2 4 आ रहा है, नहीं? लेकिन ये असल में क्या दे रहा है, 2 सेंटीमीटर साइड वाला स्क्वायर का एरिया भी तो बता रहा है, नहीं बता रहा है। इसीलिए देखो, मैथ का काम है चीजों को सॉर्ट करना। तो ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग इंग्लिश में लिखा जाए अगर, तो इसको लिखा जाएगा स्क्वायर विथ साइड 1 सेंटीमीटर। इसी को शॉर्ट में कहा जाता है स्क्वायर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर या वर्ग सेंटीमीटर। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या वर्ग सेंटीमीटर लिखो, एक ही बात है। गुना 4 यहां पर बाद में है, हालांकि पहले कर देना था, एक ही बात है, 4 वर्ग सेंटीमीटर। ये सब सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि मैथ का काम है सॉर्ट करना चीजों को, और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग को हम लोग शॉर्ट में कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। अगर 1 फुट भुजा वाला वर्ग होता तो फिर हम लोग इसको लिखते वर्ग फुट। वर्ग सेंटीमीटर का मतलब ही है, स्क्वायर सेंटीमीटर का मतलब ही है एक स्क्वायर जिसका साइड 1 सेंटीमीटर है। स्क्वायर फुट का मतलब होता एक स्क्वायर जिसका साइड है 1 फुट। अगर स्क्वायर फुट हम पूछते तो मतलब होता एक ऐसा स्क्वायर जिसका एक साइड कितना है 1 फुट, और स्क्वायर का चारों साइड तो बराबर ही होता है। तो देखो ऐसा क्यों किया गया, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि मीटर टेप से सबको पता है कि सेंटीमीटर कितना बड़ा होता है, फुट कितना बड़ा होता है, मीटर कितना बड़ा होता है, सबको पता है ना। और स्क्वायर कैसे बनता है वो भी सबको पता है। तो इससे क्या होगा कि अंदाजा अच्छे से लग पाएगा, वो एक स्टैंडर्ड होगा क्योंकि वो सबको पता है ना। तो यही सारी बातें हैं। इसी में और एग्जांपल चलो देख लेते हैं। यहां तक कुछ समझने में अगर दिक्कत है तो बोलो। अभी जो कुछ भी समझ रहे हैं हम लोग, इससे हम लोग स्क्वायर का भी कंसेप्ट को समझ रहे हैं, एक बार रिकॉल कर रहे हैं, और इधर एरिया को भी समझ रहे हैं। जैसे कि मान लो देखो 3 सेंटीमीटर का अगर कहीं पर एक स्क्वायर बना हुआ है, 3 सेंटीमीटर साइड का स्क्वायर है, एक ऐसा स्क्वायर है जिसका साइड 3 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो इधर भी 3 होगा और इधर भी 3 होगा। हो सकता है देखने में ना लग रहा हो सकता है ये छोटा हो ये लंबा हो, तो उतना परेशान नहीं होना है। तो ये रहा स्क्वायर आपका, ये 3 सेंटीमीटर का ये भी है, 3 सेंटीमीटर का ये भी है। और अगर हमको इसका एरिया निकालना है, ठीक है, अगर एरिया इसका चाहिए, हमने क्या कहा है, एरिया मतलब होता है सरफेस का मेजरमेंट, सतह की माप। तो हमने क्या किया इसको, तो 1 2 3 यहाँ 0 से शुरू हुआ था। अगर स्केल से मेजर करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, इधर भी तब वही हो जाएगा 1 2 और 3, ठीक है। 1 थोड़ा इधर कर देते हैं, 1 2 और 3 इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अलग अलग बांटते हैं, तो बटैया हो रहा है, ये ऐसे बांट दिए। अब जब बटा है तो सबको समझ में आ रहा होगा कि ये एक है और ये भी एक है, तो एकदम बराबर ये भी है और बराबर ये भी है, क्योंकि पूरा 90 डिग्री है हर जगह। तो ये 1/1 का 1 स्क्वायर है, तो ऐसा ऐसा 1 स्क्वायर ये भी हुआ ये भी हुआ, ऐसे सारा स्क्वायर सेम साइज का है। सबका भुजा कितना सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर के आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्क्वायर आपको मिला, जिसमें कि सारे स्क्वायर का भुजा 1 सेंटीमीटर है। 9 को आपको ऐसा वर्ग मिला है जिसका कि भुजा कितना है, 1 सेंटीमीटर है। तो इसीलिए इसको फिर देखो, अगर इसमें पूछेंगे कि बताओ इसका क्षेत्रफल कितना निकला, एरिया कितना निकला, तो इसमें क्षेत्रफल बराबर कह देंगे कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल गुना 9, है ना। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल गुना 9, और 1 सेंटीमीटर भुजा वाला क्षेत्र कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर सबको पता है, स्केल में 1 सेंटीमीटर कितना होता है, उसी का 1 स्क्वायर बन जाएगा, वही होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसा ऐसा 9 को, तो इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या लिखते हैं, 9 को तो पहले लिख देंगे, गुना में है तो पहले लिखे बाद में लिखे, एक ही बात है। और ये समूचा को, ये पूरा समूचा चीज को लिखने का तरीका है एक, कि ये पूरा लंबा नहीं लिखना है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग या फिर 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल को शॉर्ट में हम लोग क्या लिखते हैं, वर्ग सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है? मैथ का काम है चीजों को शॉर्ट करना, और मैथ ने आपके लिए यही करके रखा है। आपको अगर एकदम कोर में जाके समझना है, पूरा गहराई में जाके समझना है, तो यही समझिए आप कि एक वर्ग जिसका की भुजा 1 सेंटीमीटर है, वो जितना सतह छेकेगा, वो जितना सतह कवर करता है, उतना सतह को हमने क्या नाम दिया है, वर्ग सेंटीमीटर। अगर 1 फीट की बात होती कि 1 फीट लंबा 1 फीट चौड़ा स्क्वायर कितना जगह छेकता है, तो लिखते वर्ग फीट या फीट स्क्वायर। कोई दिक्कत है? अगर यहाँ मीटर होता तो वर्ग मीटर लिखते, अगर यहाँ किलोमीटर होता तो यहाँ वर्ग किलोमीटर लिखते। मतलब जो यहाँ होता वो इस तरह से आगे हम लोग का कहानी चलता। मुझे लगता है कि इसमें कुछ खास और समझाने के लिए नहीं बचा, है ना। कोई दिक्कत है? अब ये तो हुआ स्क्वायर वाली बात। स्क्वायर वाली बात से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोई भी नंबर के पावर 2 अगर कहीं रहता है, 4 के पावर 2 रहता है, या 3 के पावर 2 रहता है, 2 के पावर 2 रहता है, उसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं, अब तो समझ में आ गया होगा, है ना। क्योंकि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल को ही कहा जाता है वर्ग सेंटीमीटर। अब समझो थोड़ा सा, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल को कहा जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, 1 वर्ग सेंटीमीटर। उसी तरह से 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा तब, 4।
2 का स्क्वायर जो है अपने आप में क्या है, 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल नहीं है, तो इसीलिए 2 स्क्वायर बोला जाता है। यानी कि समझो, इसको थोड़ा सा रिलेट करो कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल को हम लोग 1 वर्ग सेंटीमीटर बोले हैं ना, तो वहीं से वर्ग यानी स्क्वायर वर्ड इसके पीछे पड़ा है। तो स्क्वायर एक ज्योमेट्री का शेप है, स्क्वायर अपने आप में ज्योमेट्रिकल शेप है, और पावर 2 अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, आप समझ में आया? यही रिलेशन है। अगर ये रेक्टेंगल है और यहां पर क्या हुआ है कि 4 × 3 हो गया है, लंबाई इसका 4 है, चौड़ाई 3 है, तो फिर एरिया कितना निकलेगा? तो देखो, कैलकुलेट करके एरिया बाद में निकालेंगे, पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग को दिख कितना रहा है। हम लोग को यहाँ दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी 12 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर नाम किसका है? ये 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ग सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग का सतह को कितना बोलते हैं? वर्ग सेंटीमीटर। तो 12 को ऐसा वर्ग है, तो क्या कहेंगे? 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये तो हुआ एक तरीका एरिया निकालने का। दूसरा तरीका देखो, इसी में क्या है कि लंबाई कितना था आपके पास? लंबाई था आपके पास 4, चौड़ाई कितना था? 3 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल आप लोग बच्चे से पढ़ते आए हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 4 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर, और इस तरह से आपके पास आता है 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जो आया, ये जो फॉर्मूला आप रट्टा मारे हैं बचपन से, ये क्यों फॉर्मूला रट्टा मारे, ये इसको ऐसे ड्राइंग के द्वारा समझो। ये मेरा कहने का आज का क्लास का ये मेरा उद्देश्य है कि ये जो रट्टा मारा आपने, ये कहीं आसमान से नहीं आया है, ये इसी प्रैक्टिकल से आया है। कोई दिक्कत है? आप जितना इसमें जैसे खुद से करिएगा, खुद से निकालिएगा उसका एरिया, खुद से ड्रॉ करके, तो भी उतना ही आएगा जितना आपको गुना करके आएगा। ये आज के क्लास का पूरा मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि एरिया को आप डायरेक्ट पिक्चराइजेशन के जरिए समझिए। जैसे देखो, अब इसमें अगर मान लो इसी को बढ़ाओ, थोड़ा सा कहानी आगे बढ़ाते हैं। अगर मान लो 5 कर देते हैं कि लेंथ जो है हमारा लंबाई 5 है, चौड़ाई 3 ही रहने देते हैं अगर, तो फिर क्या होगा? तो कैलकुलेशन को मारो गोली बाद में कर लेंगे, पहले देखो यहाँ पर कि कितना एरिया आएगा। अगर सारा का सारा बॉक्स मेरा 1 सेंटीमीटर भुजा वाला स्क्वायर है, ठीक है, और ऐसा एक स्क्वायर का एरिया को हम क्या बोलते हैं? 1 वर्ग सेंटीमीटर। एक स्क्वायर जितना जगह छेगा हुआ है उतना जगह को कहते हैं 1 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस पूरे रेक्टेंगल का, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा तब इसका। और आप बचपन से जो फॉर्मूला रट्टा मारे हैं लंबाई गुना चौड़ाई, उसके अनुसार भी कर लो। 5 सेंटीमीटर गुना 3 सेंटीमीटर कितना आएगा? और सॉरी, यहाँ स्क्वायर भी पड़ेगा, 15 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। पिछला वाला में 12 सेंटीमीटर लिख दिए थे गलती से, तो वहां स्क्वायर पड़ेगा। तो ये स्क्वायर इसलिए भी तुमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ये तो एक तरीका है समझने का। दूसरा तरीका वही समझाए थे, ये आखिर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या मतलब है। तो एक ऐसा वर्ग जिसका भुजा 1 सेंटीमीटर है, उसी के क्षेत्रफल को कितना कहते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर, या वर्ग सेंटीमीटर लिख दो, एक ही बात है। कोई दिक्कत है? इसको मिटा दें? तो बचपन से जो पढ़े तुम लोग कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्यों होता है आज समझ में आ गया? चलो ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। इसको ठीक है,
कितना निकला था एरिया ऑफ सर्किल? तो एरिया बराबर निकला था पाई आर स्क्वायर। हाँ, पाई और आर आता कहाँ से? देखो क्लास छोड़ोगे तो इस तरह का कहानी होगा तुम्हारे साथ, ठीक है। पिछले क्लास में हम बहुत मेहनत किए थे इसके ऊपर और आप लोग नहीं थे, बहुत निराश भी हुए थे कि रहता तो बहुत फायदा होता। दुनिया में कोई भी सर्किल बनेगा ना, कोई भी सर्किल दुनिया में बनेगा, ठीक है, तो उसका अपना एक डायमीटर होगा। डायमीटर होगा या नहीं होगा? एक डायमीटर होगा। डायमीटर किसको कहते हैं? तो सर्किल का एक पॉइंट से सर्किल का दूसरे पॉइंट तक सेंटर से होकर गुजरने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं। फिर से सुन लो, सर्किल का किसी एक पॉइंट से सर्किल के दूसरे पॉइंट तक सेंटर यानी इसके केंद्र से होके गुजरने वाली रेखाखंड को इसका व्यास कहते हैं, है ना। एक सर्किल में कितने डायमीटर हो सकते हैं? 2, 3, 4, कितने हो सकते हैं? अनगिनत हो सकते हैं। अनगिनत रेखाखंड सेंटर से होकर के आर पार गुजर सकता है। और डायमीटर की एक और खासियत है कि डायमीटर हमेशा आपस में बराबर होता है। साइकिल का स्पोक देखे हो? कुछ इसी तरह का रहता है। साइकिल का स्पोक, जब साइकिल में स्पोक लगा रहा होता है या फिर किसी साइकिल के मिस्त्री के जहाँ साइकिल का सामान सब बिकता है, तो जहाँ उसका स्पोक बिकता है, स्पोक का पैकेट कभी अगर देखे होगे, हर एक स्पोक बराबर लेंथ का होता है। कोई भी स्पोक एक सूता मतलब 1 मिलीमीटर का भी डिफरेंस नहीं रहता है। हर एक स्पोक बराबर लेंथ का होता है। अगर एक भी स्पोक में थोड़ा सा भी डिफरेंस आ गया ना, तो 4 दिन में साइकिल नहीं चलेगा, साइकिल का चक्का खराब हो जाएगा, रिम टेढ़ा हो जाएगा, है ना। तो वही कहा मैंने कि सर्किल जो होता है, कोई भी वृत्त जो होता है, वृत्त का शर्त ही ये होता है कि सेंटर यानी केंद्र से उसकी हर एक बिंदु की दूरी समान हो, और उसी समान दूरी को कहा जाता है रेडियस यानी आर। कहीं कैपिटल आर लिखा जाता है, कहीं स्मॉल आर लिखा जाता है, बात एक ही है। हिंदी में कहते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में कहते हैं रेडियस, ठीक है। अब जब रेडियस के बारे में कह रहे हैं कि ये हमेशा बराबर होता है, ये जितना है उतना ही ये यहां से यहां रहेगा, उतना ही यहां से यहां रहेगा, मतलब सेंटर से वृत्त का किसी भी बिंदु को मिलाएंगे तो हमेशा वो दूरी बराबर आएगा, तभी हम लोग वृत्त खींच पाएंगे, नहीं तो नहीं खींच पाएंगे। कि पाई आखिर है क्या और आर आखिर है क्या, तो उसके लिए वृत्त को समझना पड़ेगा। और वृत्त बनाने के लिए हम लोग अक्सर कंपास का यूज करते हैं, ठीक है। इस तरह का कंपास होता है आपके पास इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपका, हमारे पास ऐसा है। तो ये कंपास है, इसमें एक साइड आपने अपना पेंसिल फिक्स किया है और एक साइड सुई होता है। सुई इसलिए होता है, बोले सर सुई क्यों होता है, कुछ और क्यों नहीं होता है? देखो सुई इसलिए होता है कि एकदम पिन पॉइंट हो कि यही आपका सेंटर है। सर्किल में एक सेंटर भी होता है, केंद्र होता है, तो केंद्र एकदम फिक्स हो, क्योंकि कहा जाता है बिंदु किसको कहा जाता है? जिसका कोई लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई ना हो, ऐसे आकृति को बिंदु कहते हैं। तो वैसा तो कोई ना कोई नुकीला एकदम कोना ही हो सकता है ना, जिसमें कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ना हो। और वृत्त का केंद्र भी अपने आप में एक बिंदु है, तो इसलिए उस बिंदु को दर्शाने के लिए इसको एकदम नुकीला बनाया जाता है, ठीक है। इसका पर्पस जरा सा भी ये नहीं है कि आप क्लास में एक दूसरे को इससे मारपीट करें, ठीक है ना। बहुत लोग सोचते हैं कि ये सेल्फ डिफेंस टूल है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ ये आपका इस तरह से इधर पेंसिल फिक्स हो गया है, हमने चॉक फिक्स किया, आप पेंसिल फिक्स करते हैं, ये आपका सुई है, और इसको आपने टाइट कर लिया, अच्छे से टाइट कर लिया, ठीक है। अब ये पूरा टाइट है, अब ये हिलने वाला नहीं है, यानी कि यहां से यहां का डिस्टेंस फिक्स है, इसके बीच का डिस्टेंस हमें एकदम फिक्स है, जरा सा भी चेंज होने वाली बात यहां नहीं है। अब इसका एक पॉइंट को यानी कि सुई को हम कहीं फिक्स करते हैं, देखते बन गया।
देखो ये जो वृत्त बना है एकदम गोल बना है और ये रहा इसका सेंटर यानी केंद्र। इसकी खासियत यही है, वृत्त को वृत्त कब कहेंगे? जब वृत्त का किसी भी बिंदु को जब सेंटर से मिलाएं हम, कोई भी रैंडम बिंदु को, इस बिंदु को यहां सेंटर से मिलाए, इसको भी सेंटर से मिला दो और स्केल लेकर के इसको मापते हैं, मेजर करते हैं कि दोनों बराबर है कि नहीं। तो स्केल नाम का कुछ तो अपने पास नहीं है, ये है अपने पास एक राइट एंगल, इसी से माप लेते हैं। चलो देखते हैं, यहां से यहां मापे तो 7 हुआ, देखते हैं इधर कितना होता है। इधर भी एग्जैक्ट 7 आ रहा है। तो ये तो हुआ रैंडमली हम कोई दो पॉइंट को लिए थे, और किसी पॉइंट को ले लो, यहां एक पॉइंट को और लेते हैं, ये पी क्यू, इसको आर मान लेते हैं। चलो आर से मेजर करते हैं ओ का डिस्टेंस, सेंटर को ओ माने। तो अब आर से पहले तो खींच लेते हैं, फिर मेजर भी कर लेंगे। तो चलो खींच लिए, तो देखो कितना हो रहा है, फिर से 7 आ रहा है। आप कोई भी पॉइंट इसमें चेक करिए, इस पॉइंट को चेक कर लो, एस को, एस से देखो कितना होता है। पहले तो लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है। और अब चेक करते हैं, तो यहां भी 7 आ रहा है, हर हाल में आपका 7 आएगा, ठीक है। तो कोई भी वृत्त को वृत्त तभी कहा जाएगा जब उस आकृति पर स्थित कोई भी बिंदु एक निश्चित बिंदु से समदूरस्थ हो। समदूरस्थ यानी समान दूरी पर हो, इक्विडिस्टेंट कहा जाता है इंग्लिश में, इक्विडिस्टेंट, समदूरस्थ। तो वैसा आकृति को वृत्त कहा जाता है। कोई दिक्कत है? और ये डेफिनेशन केवल द्विविमीय ज्यामिति के लिए लागू होता है। त्रिविमीय ज्यामिति में इसी डेफिनेशन के आधार पर गोला बनता है। अगर त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि 3 डायमेंशनल शेप में अगर सोचो थोड़ा सा, कि ऐसा आकृति जिस पर स्थित कोई भी बिंदु एक निश्चित बिंदु केंद्र से समदूरस्थ हो, तो उसे गोला कहेंगे। गोला चारों तरफ से गोल है, बीच में कहीं उसका केंद्र होगा, उससे सारा बिंदु समदूरस्थ होगा। फिर वृत्त किसको कहते हैं? तो द्विविमीय ज्यामिति में, यानी जहां सरफेस तक बात सीमित है, तो वहां क्या बनेगा? वृत्त बनेगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब जब ये समझ में आ गया, तो इतना तो तुमको समझ में आया होगा कि इसको क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। एक वृत्त के अंदर कितने त्रिज्या खींचे जा सकते हैं? अनंत, अनंत, इनफिनाइट, ठीक है। और व्यास किसको कहते हैं? तो याद रखना, वृत्त के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक केंद्र से होकर गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं? व्यास कहते हैं। हालांकि रेखाखंड हुआ, रेखा कह दिया मैंने, इसको व्यास कहते हैं। ये जो एसपी है यहाँ पर, एसपी, ये क्या है? व्यास है ना। और ओएस है या फिर ओपी है या फिर ओक्यू है या ओआर है, ये सब अपने आप में क्या है? त्रिज्या, ठीक है। यहां तक क्लियर है सबको? कोई दिक्कत नहीं ना? अब ध्यान से सुनो, वृत्त का परिधि किसको कहा जाता है? तो एक पूरा चक्कर लगाने में जितना दूरी तुमको चलना पड़ेगा ना, उसी को उसका परिधि कहेंगे। मान लो कि ये ग्राउंड है और ये ग्राउंड इस तरह से गोलाकार है, चारों तरफ से इस तरह से दीवार है। तो दीवार के साइड साइड हमने बाइक अपना यहां स्टार्ट किया और तभी मीटर को 0 कर दिया। बाइक में मीटर उठता है ना चलने पर, इसको 0 कर दिया। और फिर यहां से हमने चलना शुरू किया, चलते 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 फिर हम इसी पी पर पहुंचे वापस और गाड़ी को वहीं बंद कर दिया। और अब देखा कि मीटर कितना उठा है, ठीक है। मान लो कि मीटर अपना उठा है 44 या 440 मीटर, ठीक है। ग्राउंड था, एक ग्राउंड है, थोड़ा अच्छा ग्राउंड है, फुटबॉल मैदान जैसा ग्राउंड है। तो उसमें एक चक्कर हमने लगाया और कितना आया है? 440 मीटर। तो यही 440 मीटर जो आया, इसी को कहा जाएगा परिधि।
इसको क्या कहा जाएगा? परिधि। एक वृत्त को चारों तरफ से घेरने में जितना लंबाई का जरूरत है उसी को परिधि कहा जाता है। बोलेगा सर चूड़ी का परिधि कैसे निकलेगा? बड़ा ग्राउंड था वहां पर तो आप बाइक लेके घुमा के निकाल लिए, चूड़ी का कैसे निकलेगा? तो इसके लिए पिछले क्लास में बताए थे कि चूड़ी के ऊपर एकदम टाइट करके आप धागा बिठाइए और धागा बिठा करके चारों तरफ से घुमा करके जहां से शुरू किए वहां लेते आइए और कैंची लेकर के फालतू धागा को काट लीजिए। जितना धागा टाइट चढ़ा हुआ है चूड़ी पर पूरा उसको छोड़ दीजिए, बाकी धागा को काट दीजिए। अब जो धागा आपके हाथ में आया उसको फिर सीधा कीजिए और उसको स्केल पर रख के नाप लीजिए कि कितना लंबा है वो धागा। जितना लंबा वो धागा होगा वही उस चूड़ी का परिधि है। ठीक है, तो परिधि निकालना कोई खास बात नहीं है, समझ में आ गया होगा परिधि क्या होता है। तो आर्यभट्ट ने करीब 400 एडी में ये खोज के निकाला कि कहीं भी ऐसे, ये पाई जो है ये ग्रीक भाषा का अक्षर है। हम लोग अलग अलग तरीके से अलग अलग इंटरप्रिटेशन करते हैं। हम लोग ये इंडियंस होकर कहते हैं कि पाई इंडियंस ने दिया, आर्यभट्ट ने दिया है। ठीक है, अब बाकी बातें छोड़ दो, जहां होता है होने दो। हमारे प्राचीन गणितज्ञों ने, जिसमें से आर्यभट्ट भी एक थे, उन्होंने ये बताया कि दुनिया का कोई भी वृत्त खींचा जाए और उसमें जब परिधि बटा व्यास किया जाएगा ना, परिधि बटा व्यास यानी सरकमफेरेंस बटा डायमीटर जब करेंगे ना, सरकमफेरेंस बटा डायमीटर, तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा। सरकमफेरेंस बटा डायमीटर हमेशा एक कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट को ही हम लोग पाई बोलते हैं। अब समझो इसको थोड़ा सा, कांस्टेंट किसको कहता है, कांस्टेंट किसको कहते हैं उसको ऐसे समझो कि दुनिया में कोई भी साल बीता होगा ना, कोई भी साल दुनिया में बीता होगा, उसमें साल में जितना महीना होता है, ठीक है, मतलब पूरे साल में जितना दिन होता है उसमें से 7 भागा देने पर, यानी कि सप्ताह का 7 दिन भागा देने पर 54 के ही लगभग कुछ आएगा, 54 या 53 52 के ही लगभग कुछ आएगा। ऐसा तो है नहीं कि इस साल सप्ताह 700 था, इस साल सप्ताह 53 था, इस साल सप्ताह 20 था। समझो बात को कि कांस्टेंट कहते किसको है। जैसे कि देखो, और एक तुमको इसका एग्जांपल देते हैं कि दिन और रात मिलाकर के टोटल 24 घंटा होता है। कभी दिन लंबा हो जाए रात छोटा हो जाए, कभी रात छोटा हो जाए दिन लंबा हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन दिन और रात मिलाकर के हमेशा एक कांस्टेंट होता है कि 24 घंटा। ये हमेशा के लिए एक फिक्स रूल है, चाहे वो दिन कितना भी, किसी के लिए अच्छा दिन हो, किसी के लिए खराब दिन हो, लेकिन दिन का अपना फिक्स है कि वो हमेशा दिन और रात मिलाकर के 24 घंटा ही होगा, वो कभी चेंज नहीं करेगा। उसी तरह गणितज्ञों ने ये ढूंढ के निकाला कि दुनिया में कितना भी बड़ा से बड़ा वृत्त बने, बड़ा से बड़ा वृत्त, वो जो राम झूला वाला वृत्त बनता है जिसमें कि बैठ के तुम लोग खूब चक्कर काटते हो, चक्री झूला, वो वाला वृत्त बनाया जाए या फिर छोटा सा चूड़ी का वृत्त बनाया जाए, ये नियम हर वृत्त पर लागू होता है। ये प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने ऐसा करके रखा है कि जब उसका परिधि निकाला जाएगा और उसमें व्यास से भागा दिया जाएगा तो वो पाई के बराबर आता है। वो जो क्या कहते हैं इसको, वो जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है? पाई के बराबर होता है। और पाई का वैल्यू लगभग बराबर है 22/7 के। हम लोग कहीं भी पाई का वैल्यू 22/7 ही यूज करेंगे, लेकिन चूंकि आज पहला दिन अगर तुम्हारा जानने का है ठीक है, बाद में क्या होता है कि स्टूडेंट बोलता है अरे सर पाई कैसे ये हो गया, इरेशनल नंबर कैसे हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहुत रोता है। आज बता देते हैं, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। पाई का मान जितना होता है वो 22/7 के करीब करीब है। ठीक है, अब बोलेंगे कि 100 रुपया है, 3 दोस्त आपस में बांट लो, तो तीनों दोस्त क्या करेगा?
33 रुपया बांट करके 1 रुपया के लिए झगड़ा करेगा तीनों? हाँ, 33 रुपया बांट करके 1 रुपया छोड़ देगा कहीं और जाओगे किसी, अरे हमारे पास 34 रुपया आ गया, ठीक है तुम रख लो, अगले बार हम रखेंगे 34। यही होगा ना, और क्या होगा? इससे ज्यादा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता है। अगर कभी बोलेंगे 3 दोस्तों 1000 रुपया है बांट लो, तो 333 करके तीनों बांट लेगा, उसमें भी 1 रुपया लास्ट में बच जाएगा। तो क्या करे, नजदीक तो वही 333 है ना। तो इसीलिए जब भी पाई का मान कभी भी यूज करना होता है तो 22/7 ही यूज करते हैं, जबकि 22/7 है नहीं। ठीक उसी तरह से जैसे 1000 रुपया को 3 बराबर भाग में बांटने पे 333 नहीं है, लेकिन बांट करके 333 ही सब अपने पॉकेट में रखते हैं और उसमें सब खुश रहते हैं। उसी तरह से पाई का एग्जैक्ट मान कितना होता है वो जानना मैथमेटिशियन का काम है। भगवान करे तुम भविष्य में बनो बहुत बड़ा मैथमेटिशियन, रामानुजन को रिकॉर्ड तोड़ दो, ऐसा कामना करते हैं आपके लिए। तो उस दिन तब ढूंढना। आज भी वैज्ञानिक लोग पाई का मान के ऊपर बहुत सिर खपा रहे हैं, आप भी जाके खपाना। इतिहास में अगर अमर होना है तो पाई का एग्जैक्ट मान निकाल लेना, इतिहास में अमर हो जाओगे। आज तक कोई नहीं निकाल पाया है, ठीक है। पाई का मान 22/7 को अगर भागा दोगे तो 3.14 समथिंग आता है। हमने क्या कहा, 3.14 नहीं है पाई का वैल्यू, 3.14 के आसपास है, इसलिए हम लोग 22/7 ले लेते हैं। असल मान इसका आज तक कोई नहीं निकाल पाया है। 3.1426 ऐसे करके हम अंदाजा बता रहे हैं, ऐसे करके 1 लाख मतलब 1 2 3 4 स्थान तक आया है, ऐसे करके 10 लाख 20 लाख स्थान तक निकाला है पाई का वैल्यू एक एक गणितज्ञ, लेकिन आज तक फिक्स नहीं कर पाया कि पाई का वैल्यू क्या होगा। तो ये चल रहा है सिलसिला, चल रहा है। कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं 3.14 ही रह जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं 3.145 हो जाएगा, कुछ लोग बोलते हैं 3.15 हो जाएगा, कोई नहीं बता पाएगा। खैर ये तो हुआ बहुत ही मतलब गहराई वाला बात हो गया। तुम बच्चों को यही जानना है कि पाई का मान जब भी यूज करना पड़े तो क्या यूज करेंगे, 22/7। लेकिन कहीं जिद मत पकड़ लेना कि सर 22/7 ही होता है। हम आज तुमको ये कह देते हैं कि 22/7 नहीं होता है, 22/7 के करीब करीब होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से जैसे कि 1000 रुपया को 3 दोस्त में बांटेंगे तो 333 रुपया लेके तीनों खुश होगा, उसी तरह से हम लोग पाई का मान 22/7 लेके खुश रहते हैं। ज्यादा माथा नहीं लगाते हैं, नहीं तो पागल हो जाओगे, ठीक है। तो देखो ये क्या मामला है, इसका मामला ये है, समझो कि किसी भी ब्रह्मांड में कहीं भी एक वृत्त अगर बना हुआ है तो उस वृत्त का परिधि और व्यास का अनुपात हमेशा 22/7 होगा। अगर परिधि 22 होगा तो व्यास 7 होगा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 3.5। आई बात समझ में? अगर परिधि 440 है तब व्यास कितना हो जाएगा, उसी हिसाब से सोचो। पहले तो इसमें 2 से गुना करो, 44 होगा ऊपर, तो नीचे 14 हो जाएगा, 140 है ना। फिर एक 0 ऊपर बैठेगा तो नीचे भी बैठेगा, 440 ऊपर होगा तो नीचे कितना हो जाएगा, 140, है ना। तो वही बोले कि ये जो ग्राउंड था मेरा 440 लिखे थे, उसका व्यास कितना हो जाएगा तब इस ग्राउंड का, 140। त्रिज्या कितना होगा, 70 मीटर। त्रिज्या कितना हो जाएगा तब, 70 मीटर। अगर ये मीटर में है तो त्रिज्या भी मीटर में ही आएगा। बात आई समझ में, क्या क्या पूरा कहानी है, क्या मामला है, कोई दिक्कत है इसमें, क्लियर हो गया सब कुछ। तो इसी आधार पे बोले थे कि जब कभी भी वृत्त का क्षेत्रफल निकाला जाता है तो वो होता है एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वायर। क्यों बोला जाता है, समझ में आया? इससे पहले एरिया का कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया, और वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में जितना कुछ किए हैं बहुत डिटेल में जाके किए हैं, उसको बार बार देखिए। हमको लग रहा था कि पाई को लेकर के बहुत लोगों को झंझट रहेगा, तो हमको भी लग रहा था कि नेक्स्ट क्लास में उसको कर देंगे, तो कर दिए हैं आज, ठीक है। यही बेसिक था, यहीं पे क्लास को संपन्न करते हैं। थैंक यू।